हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यूज सिंप्लीफाइड। और आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में बात करने वाले हैं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। यानी कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों न्यूज में है, क्योंकि हमारी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने अभी वहाँ के 4 आईएएस ऑफिसर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चार्ज किया है। तो ये हम समझेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे ये न्यूज हमने समझ ली क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअल में होती क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कोई एक्ट है, तो वो सब हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या ऐसे इश्यूज हैं जो भारत में अभी चल रहे हैं, राइट। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है द प्रोसीजर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड सुओ मोटो, मतलब खुद से सुओ मोटो स्टार्ट नहीं कर सकता ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आपको बताना है ये सही है या नहीं है। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट पनिश एनीवन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन केसेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा मैटर है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट परस्यू कर सकता है, ये आपको बताना है। इसमें लिख रखा है नहीं कर सकता है, तो स्टेटमेंट सही है या नहीं वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 1, 2, बोथ या नन। इसमें आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट के अगेंस्ट अगर आप कुछ ऐसा लिख देते हैं जो कि इस कैटेगरी में आता है अनवारंटेड क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म जो फेयर नहीं है, या फिर आप जो है मोटिवेटेड अटैक्स करते हैं, तो इस केस में कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से चार्ज कर सकता है। और हम फर्दर इसके बारे में समझेंगे। तो ये आपने क्यों दी है पावर कोर्ट को, क्योंकि वो उनकी इंटीग्रिटी, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको इन चीजों से बचाने के लिए, मोटिवेटेड अटैक्स और अनफेयर क्रिटिसिज्म, इनसे बचाने के लिए ये पावर हमने कोर्ट्स को दी हुई है, राइट। अब ये पावर हम समझते हैं आई कहां से है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 129, जिसमें आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोला गया है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, ये वाली पावर एक्सरसाइज करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली पावर एक्सरसाइज करता है। सेम टू सेम हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 215 है, जबकि आर्टिकल 142 ये कंप्लीट जस्टिस वाला आर्टिकल है। इसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में इंटरवीन करता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें ले सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारे पास एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। ये एक्ट में प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि सुप्रीम को अगर आप ये एक्ट डिलीट भी कर दोगे ना, तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहेगी अंडर दीज 2 आर्टिकल्स, और हाई कोर्ट के पास ये पावर रहेगी अंडर दिस 215। यानी कि एक्ट में सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन ये जो पावर है ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंतर्गत बनी ही रहेगी। समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं ये आइडिया आया कहां से। तो ये आइडिया आता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स की वजह से ही हमने काफी सारे प्रोविजन सीखे हैं। तो ये प्रोविजन भी कुछ वहीं से जाता है, क्योंकि वहां पे किंग्स होते थे, तो किंग्स के अगेंस्ट अगर कुछ लोग करते थे तो उनको कंटेम्प्ट में चार्ज किया जाता था, उनके ऊपर लगता था कंटेम्प्ट। इसके बाद वहां पे जजेस बैठने लग गए, और जजेस भी काम करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ द किंग। तो अगर आपने जज के खिलाफ भी कुछ लिख दिया तो समझा जाता था कि किंग के खिलाफ आपने कुछ किया है। तो इसी वजह से वहां पे ये इशू, यहाँ वहां पे ये कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये एक कॉलोनियल लीगेसी है जो इंडिया में भी चल रही है, राइट। अब हम बात करते हैं, आगे समझते हैं कि जो हमने एक्ट देखा, उस एक्ट में एक्ट ऑफ 1971 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बात करी कि इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो प्रोसीजर में यहाँ पे 2 तरह की कंटेम्प्ट लिखी हुई है, एक है सिविल, एक है क्रिमिनल। सिविल में क्या होगा, जब भी आप कोई भी जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कोई डिक्री है, कोई जजमेंट है, कुछ आपको बोला गया है करने को, अगर आप उसका विलफुल डिसओबीडियंस करते हैं, यानी कि उसको पालन करने से मना कर देते हैं, तो उस केस में आपको सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल में नहीं, सिविल में, यानी कि आप उसके किसी ऑर्डर को मान नहीं रहे। तो यही वाला अभी लगा है इन आईएएस ऑफिसर के ऊपर भी। कुछ ऐसा जजमेंट था जो उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो उनको सिविल केस में चार्ज किया गया है। दूसरा बात करते हैं क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में 3 क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं। पहला है टू स्कैंडलाइज द कोर्ट, ठीक है। दूसरा है इंटरफेरेंस का, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्शन का। यानी आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, या फिर स्कैंडलाइज कर रहे हैं, या फिर यू आर लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इन सभी केसेस में आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज लगाए जाएंगे, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है कि पनिशमेंट 2,000 रुपए का फाइन भी लग सकता है, और 6 महीने की आपके ऊपर जेल भी हो सकती है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। अब ये सब डिपेंड करेगा उस टाइम क्या स्कीम चल रही है। स्कीम चल रही होगी तो हो सकता है आपको 2,000 रुपए में छोड़ दिया जाए, ठीक है, नहीं तो फिर ये दोनों भी लग सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि भाई
किसी ने कोई भी क्रिटिसाइज किया किसी जजमेंट को, मान लीजिए कोई जजमेंट पास हुआ, उसको आपने बैठ के क्रिटिसाइज कर दिया, कहीं पे लिख दिया ट्विटर पे, जैसे अभी प्रशांत भूषण जी ने किया था, तो उसमें अगर आपने सही बोला है तो भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज तो लगाया ही जा सकता है, क्योंकि ये डिसाइड कौन करता है, ये कोर्ट वाले ही करते हैं, यानी कि हमारे जजेज ही करते हैं। अगर सुओ मोटो एक्शन है तो जज ही करेंगे। तो अगर आपने फेयर क्रिटिसाइज किया, फेयरली आपका क्रिटिसिज्म फेयर है, लेकिन फिर भी आपको चार्ज किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो बिल्कुल है। तो इस केस में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे फेयर क्रिटिसाइज करने के लिए, या फिर कुछ आप सच बोलते हो उसको बचाने के लिए हमने एक अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट किया इस एक्ट में 1917 वाले में 2006 में, और उसमें हमने एक प्रोविजन डाला कि ट्रुथ एंड गुड फेथ में अगर कुछ कहा जाता है या छापा जाता है या फिर कुछ भी कहा जाता है और वो सच्चाई है, तो उस केस में वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है, ये एक एक्सेप्शन हमने डाला है 2006 में। तो हमने देखा कि कोर्ट के पास ये पावर दी हुई है। तो अब इश्यूज क्या आते हैं? तो सबसे पहला जो इशू आता है दैट इज आपका आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के ऊपर बोला जाता है चिलिंग इफेक्ट है, मतलब आपके आर्टिकल 19 को ये सप्रेस करता है। कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको राइट मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 19, जिसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा जजमेंट है जिसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन रखते हैं एंड दैट इज क्वाइट फेयर इनफ, राइट, तो उस केस में भी आपको डर रहेगा कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता है। तो आर्टिकल 19 आपका कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि ये मैटर की ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है कि नहीं आता है, आपने कितना फेयर बोला, कितना ट्रूथ है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द जज ऑफ द कोर्ट। मतलब वो किस कैपेसिटी में अभी काम कर रहा है, उस टाइम उसका क्या है मानना, कैसे एंगल से वो आपके इस क्रिटिसिज्म को देख रहा है, दैट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, और जिसके चलते हुए कई बार जुडिशियल ओवररीच के मामले हो जाते हैं, यानी कि जुडिशरी कई बार अपना एक्सटेंट बढ़ा देती है, राइट। इसके बाद हम देखें कि केसेस का जो बर्डन है ऑलरेडी हमारी कोर्ट्स में ज्यादा है, और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बहुत सारे मैटर हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज दिस बर्डन फर्दर। ठीक है, और भी इसमें बढ़ सकता है। इसके बाद हमने देखा कि ये मैटर, ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता कहाँ से? हमारी कॉलोनियल लीगेसी है, कॉलोनीज की पहले जो यहाँ पे होती थी उसी से हमने सीखा है। तो वो लोग अबेंडन कर चुके हैं, अब वहाँ पे ज्यादा ये नहीं है। 1931 में लास्ट केस आया था ब्रिटेन में, यूएस भी यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करता है ऐसा कुछ। तो हमारे पास अभी भी ये बना हुआ है, दैट इज द इशू। ठीक है, ये दिक्कतें हैं। अब इसके बाद हमारे लॉ कमीशन है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए। उन्होंने ऑब्जर्वेंस में बताया कि भाई देखिए, हमारा जो ये एक्ट है दैट इज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971, इसको आप हटा भी देंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर बनी रहेंगी। मैंने आपको बताया उनके आर्टिकल्स, तो इसमें सिर्फ प्रोसीजर मेंशन्ड है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रोक नहीं सकते, उनके पास वो पावर तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। इस एक्ट से कुछ उनका लेना देना नहीं है, बट ये एक्ट ये बताएगा कि प्रोसीजर ये होना चाहिए, सिविल कंटेम्प्ट है ना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये सब बताता है। लेकिन इससे हटाने से एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि अंडर दिस एक्ट अ प्रोविजन इज देयर, जिसके तहत हाई कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होंगे उनके लिए जो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मैटर होंगे वो हाई कोर्ट देख सकता है। अब ये वाला जो सेक्शन अगर हट गया, ये वाला एक्ट अगर हट गया, तो ये हाई कोर्ट की पावर चली जाएगी और सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट फिर ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के मामले नहीं रोके जाएंगे। ठीक है, तो ये इशू आ सकता है। इसके बाद इस एक्ट के बारे में लॉ कमीशन का मानना है कि सफिशिएंट लीगल टेस्ट जो है वो ये बियर कर रहा है, पिछले 5 दशकों से ये बना हुआ है, तो इसका मतलब इस एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि कई बार क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, जज जो है अपने हिसाब से भी कई बार चार्ज कर देते हैं। कई बार आप कुछ जज पे एलिगेशन लगाते हैं तो वो जज अपने हिसाब से अपने एलिगेशंस बचाने के लिए आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में ले सकता है, परस्यू कर सकता है। तो ये वाली जो इश्यूज हैं उनके चलते दिक्कत आती है। तो फिर सजेशन क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? तो एक चीज हम कर सकते हैं, जो क्रिमिनल में आते हैं मैटर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाले, उनको हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। सिविल केसेज में आप परस्यू कर सकते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ताकि ऐसे जो क्रिटिसिज्म है, जो मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म होते हैं, उनसे कोर्ट्स को हम बचा सकें, राइट। तो ये था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का पूरा मामला। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सोर्सेज देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देख लिए, एक एक्ट देख लिया, उसका अमेंडमेंट देखा, और कहाँ से ये हमारे पास आता है, दैट इज ब्रिटिश लीगेसी है ये हमारे पास। तो ये सारा हमने एक एक करके देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला है कि प्रोसीजर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड सुओ मोटो बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो भी एक्ट कर सकती है। अभी प्रशांत भूषण जी के ऊपर ये लगा था, तो उसके इसमें सुओ मोटो है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सुओ मोटो भी कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यानी कि कैन नॉट नहीं होना चाहिए,
कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। द सेकंड स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट पनिश एनीवन फॉर द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी कोई भी मैटर होता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, तो उसके तहत भी ये कर सकती है। ये वाला जो एक्ट था 1970 वाला 71 वाला, उसमें 91 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम लोग हाई कोर्ट के जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के केस हैं वो भी हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला भी गलत है, आपका आंसर हो जाएगा नीदर। दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितना समझ में आया और कैसा लगा, ताकि हम फर्दर इसमें और इम्प्रूवमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.